बाज़ौक़ समातों और रोशन आँखों के नाम, उर्दू और आलमी अदब के मशहूर अफसाने और कहानियाँ। मैं हूँ आपके साथ फैसल सईद ज़रग़ाम। अफसाना छोड़ा हुआ शहर, अफसाना निगार सुरेंद्र प्रकाश। गाड़ी छूटने में अभी काफी वक्त है। मैंने अपना बड़ा सा अटैची केस फुटपाथ पर रखते हुए सोचा। सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल की तख्ती लगी हुई थी, मतलब ये कि पिक्चर भी नहीं देखा जा सकता। ये फर्ज कर लेने के बावजूद मैं बुकिंग क्लर्क के पास गया। उसके पास एक ही टिकट था, वो भी चिकनाई में लिथड़ा हुआ। शायद किसी अत्तार के लौंडे ने वापस किया था। टिकट मेरे पास था, मगर मसला अटैची केस रखने का था, क्योंकि ज़ाब्ते के मुताबिक सिनेमा हॉल में अटैची केस नहीं ले जाया जा सकता। बुकिंग क्लर्क के पास एक आदमी खड़ा नोट और रेज़गारी गिन रहा था। उसने अबरू का इशारा करके मुझे कहा, इसे पिछली तरफ रख दो। पिछली तरफ? मैं फुसफुसाया और फिर एकदम खौफजदा हो गया। दरअसल उसने उस जगह की तरफ इशारा किया था जिसे मैं छोड़कर भाग रहा था, मगर अब टिकट भी खरीदा जा चुका था और टिकट भी आखिरी और चिकना था। पिछली तरफ एक रेस्टोरेंट था जिसके काउंटर पर मेरी महबूबा बैठी बिल काट रही थी। वो मुझे कई बरसों के बाद दिखाई दी थी। मैंने उसे दाएं रुखसार के ट्यूमर के दाग से पहचाना था। वो भी मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने अपना खुला हुआ कलम कैश मेमो बुक पर रख दिया और उठ खड़ी हुई। मैंने अपना अटैची केस उसकी ऊंची कुर्सी के करीब रख दिया और पूछा, कब आई? रेस्टोरेंट बिल्कुल वीरान पड़ा था और रेस्टोरेंट की वीरानी धीरे धीरे उसकी आंखों से झांकने लगी। यहां एक बात वाज़ेह कर दूं कि ऊपर जिस औरत का जिक्र आया है, मैंने जिंदगी में उसे पहले कभी नहीं देखा। उनके कत्ल के बाद नैरोबी में मेरा रहना मुमकिन न था। फिर मैं यहां आ गई। यहां कोई शनासा ना मिला। तुम भी आज मिले हो। मैं इस रेस्टोरेंट में मुलाजिम हूं, क्या करती आखिर? उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। मैंने बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। वो सिसकने लगी। शायद उसे जिंदगी में पहली बार सिक्योरिटी का एहसास हुआ था। मैं तो गोया शर्म से पानी पानी हो गया, क्योंकि मेरी बाहों के हल्के से ज्यादा इनसिक्योर चीज और कोई इस दुनिया में नहीं है। अब यहां अजीब तमाशा हुआ। कुछ पता न चला कि हम सिनेमा हाउस में घुस गए हैं और फिल्म देख रहे हैं या बाहर सड़क पर घूम रहे हैं। अच्छी खासी बर्बादी का मंजर था। सड़कों पर छोटे बड़े पत्थर, रोड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और जावजा गंदगी और कूड़ा करकट की ढेरियां लगी हुई थी। फौजी स्याह खुद पहने अपने भारी भरकम बूटों से सड़क पर तड़ाक तड़ाक की आवाजें पैदा कर रहे थे। उसका दायां हाथ मेरे बाएं कंधे पर था। मैंने देखा वो कदरे सहमी हुई थी। फिर उसने अपने होंठ मेरे कान के करीब लाकर सरगोशी की। जो कुछ होना था हो चुका। हाँ, वो तो है, मैंने जवाब दिया और आंखें फाड़ फाड़ कर उन इमारतों की तरफ देखने लगा जो अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। बहुत तबाही हुई है।
हमारे पास से कोई कहता हुआ गुजर गया और हम दोनों ने दिल ही दिल में इससे इत्तेफाक किया। यहां पहुंचकर सड़क खत्म हो जाती है, आगे दूर तक नशेब फैलता चला गया है और उससे आगे मडूनी की झाड़ियों का लामतनाही सिलसिला है और सामने भूरा ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है। हमारी दुनिया की हद यहीं तक है। यहां यह भी मुसीबत है कि कभी कभी ये पहाड़ चलने लगता है। वो खौफजदा सी आवाज में बोली। इस तस्वुर ही से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सामने से एक हम्माल सर पर एक बड़ा सा टोकरा उठाए चला आ रहा था। टोकरे में एक फौजी ऑफिसर जख्मी हालत में कर्राह रहा था। उसकी सफेद वर्दी खून से लथपथ थी, चेहरे पर इंतहाई गुस्सा था और बाएं हाथ में तना हुआ रिवॉल्वर था। सारे माहौल पर एक अजीब तरह की बेचैनी सी फैल गई। सब मुंह उठाए एक तरफ देखने लगे, मगर ये समझ नहीं आ रहा कि सब कौन, जबकि पूरी सड़क पर सिवाय हमारे और कोई नजर ही नहीं आ रहा। और फिर हम भी क्या कि बस महसूस हो रहा था कि हम हैं और बस कोई शय दिखाई तो दे ही नहीं रही है। एक पुराना शिकस्ता ट्रक खड़खड़ाता हुआ हमारे बाईं तरफ से दाएं तरफ बढ़ गया। हम गौर से इस ट्रक को देखने लगे। इसमें कुछ शनासा चेहरे दिखाई दिए। थोड़ी देर बाद पता चला कि वो मेरे बीवी और बच्चे थे, जो अपने दीगर रिश्तेदारों के साथ थे। वो सब जी भरकर उदास थे। औरतों के सरों पर मैले, बोसीदा, फटे पुराने दुपट्टे थे और मर्दों की दाढ़ियां बड़ी हुई थीं। मैं उन सब के बारे में कुछ सोचने लगा था कि अचानक रुक गया। जिस जमीन पर हम चल रहे थे वो धीरे धीरे बैठती हुई महसूस हुई और हम लड़खड़ा गए। उसने कहा, देख रहे हो ये क्या हो रहा है? कई बरसों से ऐसा हो रहा है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, और अब तो हम आदी हो गए हैं। कहने को मैं ये सब कह गया और फिर खुद ही हैरान हुआ कि आखिर कब से ऐसा हो रहा है। इससे पहले तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ था। बड़ी अजीब बात है, उसने हैरत का इजहार किया। क्या ये अजीब बात नहीं कि वो एक पुराना शिकस्ता ट्रक में सवार होकर मेरे पास से गुजर गए। उन्होंने मुझे कितनी हसरत भरी नजरों से देखा। मुझे जमीन ने पकड़ रखा है, जो लम्हा लम्हा धंसती जा रही है। मैंने गहरे रंज से कहा, ये सच है। उसने भी इंतहाई रंजीदा अंदाज में कहा। मैंने मोहब्बत से नजरें उसके चेहरे पर जमा दी। एकाएकी मुझे एहसास हुआ कि इर्द गिर्द सब बदला जा रहा है, हत्ता कि उसका सरापा भी बदल गया है। मैं सहम गया और फिर इंतहाई खौफ ज़दगी के आलम में पूछा, कौन हो तुम? ये तो मुझे भी मालूम नहीं। हाँ, इतना जानती हूं, मेरे 5 खावन थे और तुम इन सब में बड़े हो। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यह उसका बनाया हुआ या बसाया हुआ शहर है जिसकी हम सैर कर रहे हैं, मगर वो है कहां? मैंने चारों तरफ घूमकर देखते हुए पूछा। वो यहां नहीं है, वो हमेशा ऐसा ही करता है, खुद चला जाता है। मुझे उसने कहा था कि यहां से सीधे लाख महल पहुंच जाना ताकि आग लगने से पहले वहां पहुंच सको। उसने मुझे समझाते हुए कहा, मगर लाख महल यहां से काफी दूर है। मैंने उसे बताया, एक बार हम पहले भी वहां जा चुके हैं, तब हम सब साथ थे। आज हम अकेले हैं। मेरा ख्याल है हमें उसका यही इंतजार करना चाहिए। हो सकता है हमें वहां
ना जाना पड़े, क्योंकि अगर मकसद सिर्फ 5 जमा 1 लाशें पूरी करना है तो अपनी लाशें हम यहीं उसके हवाले कर देंगे। शायद वो अब नहीं आएगा, वो कोई नहीं है और हम सब उसके इशारों पर नाच रहे हैं। जल्दी करो, जमीन काफी धंस चुकी है। वहां तक पहुंचने के लिए वो इंतहाई खौफजदा महसूस हो रही थी। उसने अभी अपनी बात भी पूरी न की थी कि सामने जलते हुए पहाड़ ने बाहें फैलाकर हमें अपने करीब सिरका लिया। मेरे भाई वहीं मेरे मुंतजिर थे। आतिशदान में संदल की लकड़ियां जल रही थी। धुआं और सुगंध सभी तरफ फैली जा रही थी। हमारे वहां पहुंचते ही जोर का तूफान शुरू हो गया। हवा तेज थी और गहरे बादल सब तरफ मंडलाने लगे थे। बारिश के नन्हे नन्हे कतरे हर चीज पर पड़ रहे थे। हमारे जिस्म सर्दी से ठिठुरने लगे। चौकीदार ने भाग भाग कर सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, मगर बारिश की बौछार फिर भी अंदर आ रही थी। फर्श पर बिछा हुआ बेशकीमत खूबसूरत कालीन जगह जगह से गीला हो गया था और पानी में उसके रंग एक दूसरे से खलत मलत होकर बहने लगे थे। चौकीदार आप ही आप बोला। वो सब बड़े समझदार लोग थे। हम सब इकट्ठे बाजार गए थे। हम सब ने मिलकर इस कालीन का रूप रंग बेल बूटे पसंद किए थे, मगर ये नहीं सोचा था कि ये रंग कच्चे भी हो सकते हैं। कितनी मेहनत से बनाया गया होगा इसे बनाने वाले अक्सर रात के अंधेरों में छुप छुप कर यहां आते हैं, इसे एक नजर बिछे हुए देखते हैं और शादमानी के साथ वापस लौट जाते हैं। उनके रथ नीचे वादी में खड़े उनका इंतजार करते हैं और उनके रथों के घोड़े हिनहिना कर उन्हें पुकारते हैं। उफ, मगर सब बर्बाद हो गया। तूफान ने सब चौपट कर दिया। अब अगर किसी रात वो आएंगे और इसकी बिगड़ी हुई सूरत देखेंगे तो उनकी घुटी घुटी चीखें फजा में गूंज उठेंगी और उनके रथों के घोड़े पत्थर बन जाएंगे। चौकीदार बहुत उदास हो गया था। मैं और वो औरत जिसका मैं सबसे बड़ा खावंद हूं तब तक दरवाजे ही में खड़े रहे थे। उसने हमारी तरफ पलटकर देखा और कहा, अंदर आ जाइए और अपना नाम रजिस्टर में दर्ज कर दीजिए। तूफान थमने तक आपको यहीं रुकना पड़ेगा। हम दोनों ने देखा उसकी आंखों में बेइंतहा कर्ब था। मैंने आगे बढ़कर डेस्क पर रखा हुआ रजिस्टर खोला। उस तारीख में, यानी कि आज की तारीख में जबकि हम यहां पहुंचे हैं, हमारे नाम पहले से इसमें दर्ज थे और हमारे असली दस्तखत भी मौजूद थे। मैंने पिछला सफ़ा पलट कर देखा, वहां मेरे बाप का नाम भी दर्ज था और उसके दस्तखत भी मौजूद थे। मैंने चौकीदार से पूछा, पिताजी कब आए थे और उनके साथ कौन था और वो यहां कितना अरसा रुके? उसने मेरे सामने एक रकाबी रखते हुए जिसमें सूखे हुए मेवे थे कहा, गो मैं उन्हें नहीं पहचानता, फिर भी तुम्हारे चेहरे के खदोखाल से अंदाजा लगा सकता हूं कि एक बार जब तूफान के कोई आसार नहीं थे, तुम अपने बाप की हैसियत से आए थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी यानी कि तुम्हारी मां थी। वो हामिला थी, शायद तुम उसके हमल में थे। तुम्हारे बाप ने कहा था उसे आतिशदान के सर्द होने का खतरा है। मैं जंगल से ढेर सारी लकड़ियां काट लाया। उसने भी तहाशा लकड़ियां आतिशदान में फेंकनी शुरू की। खूब शोले बुलंद हुए और तुम्हारे बाप की बीवी यानी कि तुम्हारी मां दर्दे जह से चीख उठी। सुबह उठकर उसने मुझे कहा, बच्चे के लिए दूध की जरूरत है, ख्वाह किसी चारपाई का हो, क्योंकि बच्चे की मां मर चुकी है और उसकी छातियों में रुका हुआ दूध जहरीला खून बन चुका है। मैंने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जंगल की तरफ रुक करके आवाजें दी, मगर मुझे याद है कोई मादा चारपाया ना आया। तुम भूख से बिलखते रहे। आखिर तुम्हारे बाप ने अपनी शहरक काट कर तुम्हें अपना खून पिलाया और मैंने देखा
तुमने अपने होठों से अपनी नन्ही सी जबान फिराई। बस बस बस, मैं धाड़ा, बहुत हो चुका। अजीब बात है, ये मेरी दास्तान है और मैं इससे वाकिफ नहीं, और तुम मुझे ये सब बता रहे हो। मुझे इस बात का रंज है कि मैं अपनी दास्तान जानने के लिए दूसरों का मोहताज हूं, मगर सुनो, खुदा के वास्ते हम पर रहम करना। रात जब तूफान थम जाएगा और हम दोनों यानी मैं और मेरी औरत बिल्कुल बरहना होकर अपने शहर से दूसरे शहर तक सफर पर रवाना हो चुके होंगे, तो इस लाख महल को आग न लगा देना। तुम्हें अगर लाशों की गिनती पूरी करनी होगी तो वादा रहा, जब सुबह सूरज इस पहाड़ के पीछे से झांकेगा, हम दोनों अपनी अपनी लाश तुम्हारे सुपुर्द कर देंगे। चौकीदार के चेहरे पर लजाहत का हल्का जर्द रंग फैल गया। आप मुझे क्षमा करें, मैं मजबूर हूं, आप भी मजबूर हैं, हम सब मजबूर हैं। मुझे इस कालीन के रंग बह जाने का रंज है। आखिर हर कमीनगी की कोई हद भी तो होती है। जब इतनी मेहनत ही की थी तो थोड़ा और इंतजार कर लेते, ताकि रंग तो पुख्ता हो जाते। और वो एकदम खामोश होकर धीरे से दूसरे कमरे में चला गया। मैंने दरवाजे का पर्दा हटाकर बाहर झांक कर देखा। तूफान अभी तक गरज रहा था और मेरे कमरे की दहलीज पर मेरे भाइयों के जूते रखे हुए थे। मैंने पलट कर देखा, वो औरत सारे कपड़े उतारकर बिल्कुल बरहना हो चुकी थी और अब आहिस्ता आहिस्ता कोने में बिछे हुए पलंग की तरफ जा रही थी। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो वो पलंग पर चित लेटी हुई थी। मैंने उसके जिस्म को, जो हल्की मध्यम रोशनी में सोने की तरह चमक रहा था, ललचाई हुई नजरों से देखते हुए कहा, हम शायद पहले भी यहां आ चुके हैं। उसने अंगड़ाई तोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, बहुत अरसे की बात है। जब मैंने तुम्हारी ख्वाहिश जाहिर की तो मेरे बाप ने तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी कर दी और मुझे बताया कि तुम्हें पाने का इसके सिवा और कोई तरीका नहीं। मैं खामोश हो रही। कुछ कुछ मुझे भी याद आ रहा है, मैंने कहना शुरू किया। इससे पेशतर भी मैं अपने शहर से तुम्हारे शहर की तरफ सफर कर चुका हूं। शायद उसने अपनी बाहें मेरी तरफ वाह कर दी। मैंने अपना लिबास उतार दिया और एक अजनबी शहर की गलियों में दाखिल हो गया। रात जब तूफान थमा तो वादी में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज उठी और फिर रथों के पहियों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने सर उठाकर देखा, आतिशदान में लकड़ियां जलकर राख हो चुकी थी। खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे के साथ सर्द हवाएं सर टकरा रही थीं और दो शहर एक दूसरे की तरफ टिकटिकी बांधे तकते हुए मारे सर्दी के ठिठर रहे थे। मैंने एक खिड़की में से झांक कर देखा, वो सब हाथ में मशाले लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। वो लातादाद थे, हर तरफ रोशनी सी फैल रही थी। नीचे उनके रथों के आगे जुते हुए घोड़े कभी कभी हिनहिना कर अपने अगले सुम जमीन पर पटक रहे थे। वो बड़े कदीम लोग थे। वो सिर्फ इस कालीन को देखने आए थे जो कभी उन्होंने बनाया था। फिर वही हुआ जिसका खदशा था। उन्होंने हॉल के कमरे में बिछा हुआ भीगा हुआ कालीन देखा और अपने पांव के नीचे के फर्श पर बहा हुआ उसका कच्चा रंग देखा तो वो बिलबिला उठे। उनके बहनों की आवाजें सुनकर अपने हाथ में हुक्का थामे चौकीदार अपनी कोठरी में से बाहर निकला और हुक्के के लंबे कश लेता हुआ, लंबे लंबे डग भरता हुआ वो उनके दरमियान आ खड़ा हुआ। और फिर मैंने देखा उसने अपने मुंह से धुआं उगलते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर बुलंद आवाज में कहना शुरू किया, बंद करो ये शोर। कुछ शरीफ लोग अंदर कमरों में सोए हुए हैं। आप लोगों को यूं चिल्लाने का क्या हक पहुंचता है? तुम एक बार इस शहर को छोड़ चुके हो। अपने वक्तों में तुमने एक कालीन बनाया, उसे हमने बिछा रखा है। अब जो वो गदला गया या खराब हो गया तो हम जाने। तुम बार बार यहां क्यों आते हो?
और यूं क्यों रोते चीखते हो? जो होना था सो हो चुका। आज यहां एक ऐसा आदमी आया हुआ है जिसकी अपनी जमीन धंस चुकी है, जरा उसके गम का भी ख्याल करो। वो सब लोग बिल्कुल खामोश हो गए। उनके हाथों में पकड़ी हुई मशालें भी बुझ गईं और मैंने देखा अंधेरे में उनके चेहरे बिल्कुल सफेद होते जा रहे हैं। सुबह जब हम सब बेदार हुए तो मैंने देखा मेरे कमरे की दहलीज पर मेरे भाइयों के जूते मौजूद नहीं थे। वो सब लोग लाख महल के बरामदों में मुजस्समे बनकर खड़े थे और नीचे वादी में उनके रथ, उनके आगे जुते हुए घोड़े फतरा चुके थे। चौकीदार ने हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक दी, बाहर आ जाओ, लाख महल को आग लगाने का समय आ पहुंचा। मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा सिरकाकर सर बाहर निकालकर चौकीदार को कहा, मैंने रात सफर में अपना लिबास खो दिया है और मैं बिल्कुल नंगा हूं, मादरजात नंगा, और मेरा अटैची केस छोड़े हुए शहर में रह गया है। मेरे कपड़े उसमें हैं, तुम अभी आग न लगाना, वरना मैं बिल्कुल बरहना ही जलकर मर जाऊंगा। मगर चौकीदार ने मेरी बात पर बिल्कुल ध्यान न दिया। उसने जलते हुए फूस का एक घट्टा उठाया और लाख महल के चारों कोनों में आग लगा दी। मैंने देखा मैं और बरामदों में रखे मुजस्समे सब शोलों की लपेट में है और मेरी महबूबा का नंगा जिस्म गीले गदले कालीन पर मुर्दा पड़ा है। यकदम सिनेमा हाउस के तमाम दरवाजे खुल गए, सब तरफ रोशनियां फैल गईं और तमाशाई कतारें बनाकर बाहर निकलने लगे।